नमस्कार, स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। और आप हमारे खास सेक्शन खास मुलाकात को आज देख रहे हैं। इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे विशेषज्ञों से मिलवाते हैं या ऐसी शख्सियतों से मिलवाते हैं जिनकी जिंदगी के अनुभव आपको प्रभावित करते हैं। वर्तमान में भागदौड़ भरी जिंदगी और कई दफा अधिक उम्र में शादी ब्याह होने के कारण निसंतानता एक बड़ा कारण बन गई है। लोगों की परेशानियों का एक बड़ी चुनौती है जिससे कई लोग जूझ रहे हैं। निसंतानता कैसे होती है? क्या इसके लिए पति जिम्मेदार होता है या पत्नी जिम्मेदार होती है या फिर दोनों जिम्मेदार होते हैं? निसंतानता के कारण अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्या कोई तरीका है जिसके कारण उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं? मेडिकल साइंस इस विषय में कितनी मदद आपकी कर सकता है? ये बहुत जटिल विषय है और इस जटिल विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए छतरपुर की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर पूनम सिंह मौजूद हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। साथ ही इस विषय पर बहुत विशेषज्ञ के तौर पर पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही हैं और कुछ निसंतान दंपतियों को उनकी सलाह के बाद संतान प्राप्त हुई है। तो इस एपिसोड में हम इस विषय पर उनसे बात करेंगे। स्टूडियो में बहुत स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद और नमस्कार सभी को। जी, पहला तो जैसा मैंने दर्शकों को कहा, ये समझाइए कि निसंतानता क्या है और ये कैसे होती है, इसके लिए मतलब कौन लोग जिम्मेदार होते हैं? आजकल देखा जाए तो निसंतानपन यानी कि इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी आ रहे हैं। आप टोटल देखेंगे तो 100% में से 10 to 14% कपल्स ऐसे हैं जिन्हें इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। आउट ऑफ 6 कपल्स मतलब 6 कपल्स में से एक कपल आजकल इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं। निसंतानपन क्या होते हैं, इसे लेके काफ़ी लोगों में काफ़ी मतलब उन्हें नहीं समझ में आता है कि हमें कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो यदि कपल्स यानी कि स्त्री पुरुष के 1 साल तक लगातार साथ रहने पर भी, रिलेशन में रहने पर भी अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है तो उसे निसंतानपन कहते हैं। जी। निसंतानपन दोनों में से किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों जन का प्रॉपरली उसमें कॉज रहता है। जी। 40% ड्यू टू फीमेल कॉजेज होता है, यानी कि महिलाओं की वजह से होता है। 40% होता है। हाँ जी। और 40% पुरुषों की वजह से होता है। 10% ऐसे होते हैं जिनमें दोनों का कॉज रहता है, स्त्री पुरुष दोनों का कपल में से। और 10% ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे हमें कोई भी कारण नहीं मिलता है और हम इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। जी। एक सवाल और मेरा कि जैसे आपने बताया कि दोनों कई दफा जिम्मेदार होते हैं, इसकी हम जांच कैसे करते हैं? क्या तरीका है इस बात को जांचने का कि प्रॉब्लम किस में है और इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे खोजें? बेसिकली जब कपल हमारे पास आता है किसी एक्सपर्ट के पास, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास, तो सारी हिस्ट्री लेने के बाद कुछ बेसिक जांचें होती हैं, फीमेल्स की भी और मेल की भी, स्त्री पुरुष दोनों जन की। इसमें से जो महिलाओं के लिए हम जांचें करवाते हैं वह हम उनका हार्मोनल चेकअप कराते हैं, यानी कि एग प्रोडक्शन, अंडा जो है वो प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसमें सीरम LH, सीरम FSH, सीरम AMH, ओवेरियन रिजर्व देखने के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और अगर इसमें भी कोई हमें मतलब कुछ कॉज नहीं पता चल रहा है तो ट्यूब की जांच भी कराते हैं, जिसे कि हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं। और ये महीने के 9वें दिन करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बच्चेदानी में कोई विकार तो नहीं है, कोई पर्दा, झिल्ली या फिर बच्चेदानी का मुंह बंद तो नहीं है, और बच्चेदानी की दोनों नलियां खुली हैं कि नहीं, जिसका काफ़ी योगदान रहता है इनफर्टिलिटी केस में। और साथ ही जो जेंट्स पार्टनर हैं, मतलब कि जो पुरुष है, उनकी जांच कराते हैं सीमेन की, कि कहीं उसमें स्पर्म तो कम नहीं है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो आगे काफ़ी मॉडिफाइड भी जांचें रहती हैं जो हम कर सकते हैं, यानी जैसे कि लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, और साथ ही पुरुषों में स्क्रॉटल डॉपलर भी कर सकते हैं। जी। एक ये तो होगा शारीरिक कारण, बाह्य कारण भी कुछ होते हैं निसंतानता के लिए जिम्मेदार? अब आप साइंस की नज़र से देखें तो हम तो उस पर बिलीव नहीं करते हैं जी। पर काफ़ी कपल्स आते हैं जो कि बोलते हैं कि हमें मतलब काफ़ी बाहर से कुछ हो गया है, ऊपरी चक्कर हो गया है। और नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या स्ट्रेस या आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको लेकर भी काफ़ी फर्क पड़ता है? स्ट्रेस का ऐसा है कि स्ट्रेस और इनफर्टिलिटी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इनफर्टिलिटी से स्ट्रेस कॉज होता है और ऑफ कोर्स स्ट्रेस से इनफर्टिलिटी कॉज होता है। आजकल की लाइफस्टाइल में आपने देखा होगा काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, लोगों ने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है, स्मोकिंग काफ़ी बढ़ गई है, लोग काफ़ी गुटखा खाते हैं। और
जंक फूड लेने से मोटापा भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं इनफर्टिलिटी को। स्मोकिंग करना और ड्रिंकिंग करना मेल पार्टनर में ज़्यादा अफेक्ट करता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। साथ ही जो मोटापा है वह महिलाओं में नेगेटिव इफेक्ट डालता है एग प्रोडक्शन पे। तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं जी। इनफर्टिलिटी के कारण आपने बताए हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉब्लम आमतौर पे जो आपकी प्रैक्टिस रही है, जो आपका अभ्यास रहा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आपको देखने को मिलती है, पुरुषों में या फिर स्त्रियों में? नहीं, लगातार लगभग दोनों में ही सेम देखने को मिलता है जी। और डिपेंड करता है कि कौन से कपल में कौन ज़्यादा अफेक्ट है। एक सवाल और है, क्या ऐसे कपल जिनके एक संतान हो चुकी है, फिर उनको आगे जाकर कई बार देखा गया है कि अब उनको अगले बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो क्या एक संतान उत्पत्ति के बाद भी ये समस्या बन जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर एक बच्चा आपको हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेकंड बच्चा होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी ऐसे दंपतियों को भी इनफर्टिलिटी का शिकार होना पड़ता है और उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। एज को लेकर भी एक बात जो आती है अक्सर कि अधिक उम्र में जब शादियां होती हैं तब कई दफ़ा ये प्रॉब्लम बन जाती है। ये एक सामाजिक चर्चा है या फिर वास्तव में साइंस भी इसको एग्री करता है? नहीं, इसे साइंस भी एग्री करता है, क्योंकि जैसे ही एज बढ़ता है महिलाओं में जो ओवेरियन रिजर्व रहता है, जहाँ से एग प्रोडक्शन होता है, वो कम होता चला जाता है और इसमें ज़्यादा जो कमी आती है वो 35 से 40 साल के अंदर आती है। यानी कि इस वक्त बहुत ही एग प्रोडक्शन बहुत ही डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। साथ ही आपने देखा होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है इन हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ ये सब भी चीज़ें कॉमन होती चली जाती हैं, तो ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं इनफर्टिलिटी के लिए। एक विषय आपने बीच में छुआ था, मैं उस पर थोड़ा सा और उसको विस्तार से जानना चाहता हूँ। नशा किस तरह से प्रभावित करता है निसंतानता के लिए? नशा यानी कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या फिर गुटखा जो भी रहते हैं उसमें कुछ टॉक्सिन्स रहते हैं, आपने भी सुना होगा। टोबैको में निकोटीन, तो ये सारी चीज़ें निगेटिव इफेक्ट डालती हैं स्पर्म प्रोडक्शन में। यानी कि स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी रहती है, जैसे स्पर्म नॉर्मली मोटाइल रहता है, वो 60 to 100% के अंदर रहेगा तो ही नॉर्मली कंसीव कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट कर देती हैं और कभी कभी वो डेड स्पर्म प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं। तो ये टॉक्सिन्स की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। शराब से ज़्यादा खतरा रहता है? सारी चीजों का इक्वली कंट्रीब्यूशन है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि शराब या गुटखा। जी। अच्छा, डॉक्टर को कब दिखाना जरूरी होता है? ऐसे कपल को आप क्या सलाह देंगे कि उनको कब ये सचेत हो जाना चाहिए कि अब उन्हें डॉक्टर के पास जाना है? अगर आप 1 साल आपको हो गए हैं, आप कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए और बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, महिलाओं में अगर जैसे महीना बराबर नियमित तरीके से नहीं आ रहा है, हर महीने आपका मासिक धर्म नहीं आ पा रहा है, या महीने के वक्त बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपको, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर लुकोरिया जिसे कि सफ़ेद पानी कहते हैं, अगर ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कर लेना चाहिए कि कहीं आप इनफर्टिलिटी के तरफ तो नहीं जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बीमारियां जो होती हैं आमतौर पर, जो लाइफस्टाइल से जुड़ी डिसीजेज हैं, अगर वो साथ में हैं तो क्या उसका भी फर्क पड़ता है? मेरे कहने का मतलब डायबिटीज़ है या बीपी है या हृदय रोग है, इसका भी अफेक्ट पड़ता है आपकी इस लाइफ पर? बिल्कुल। डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव हार्मोन सिक्रेट होते हैं महिलाओं में, पुरुषों में, दोनों में। तो ये दोनों महिलाओं में ओवरीज पे एक्ट करते हैं और जो मेल्स रहते हैं उनमें टेस्टिस में एक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से जो नेगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं वो प्रॉपर एग प्रोडक्शन और प्रॉपर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से डायबिटीज़ अफेक्ट करता है। साथ ही अगर आपको हाइपरटेंशन हो जा रहा है तो हाइपरटेंशन में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, यानी कि जो अपनी खून बहाने वाली नलियाँ होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, उसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी अफेक्ट होता है बोथ ओवम प्रोडक्शन एंड स्पर्म प्रोडक्शन पे। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। इनफर्टिलिटी को रोकने के क्या तरीके हैं, कैसे रोका जा सकता है इसको? ऐसे कहा जाए तो इनफर्टिलिटी को रोका तो नहीं जा सकता है, पर जो भी उसके कॉजेज़ हैं टाइमली उसको आइडेंटिफाई करके उसे क्योर ज़रूर किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 1 साल हो गया और बच्चा नहीं हो पा रहा है, या फिर लुकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको पहले से ही हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ये सब है, तो ऐसे में आपको एक्सपर्ट
जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट रहते हैं उनसे आपको परामर्श ले लेना चाहिए। अच्छा, एक बार ये जांच हो गई कि निसंतानता के लिए पुरुष या स्त्री दो में से कोई जिम्मेदार हैं या दोनों जिम्मेदार हैं, उसके बाद फिर मेडिकल साइंस क्या रास्ता दिखाता है? क्या ऐसे परिवार जो माता पिता बन सकते हैं और वो क्या तरीका, पूरी प्रोसेस क्या होती है उसकी? सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशंस में हम देखते हैं कि इसमें फीमेल फैक्टर है या मेल फैक्टर, यानी कि स्त्री का कुछ कॉज आ रहा है या मेल का कुछ कॉज आ रहा है। जो भी कॉज है हम पहले उसे ट्रीट करते हैं। जैसे कि ट्यूबल फैक्टर जो होते हैं, किसी महिलाओं के ट्यूब्स ब्लॉक रहते हैं तो उनका ऑपरेशन करके पहले उन्हें ओपन करने की कोशिश की जाती है। अगर वैसे हो पा रहा है तो वैसे करते हैं। अगर कुछ लोगों में बिल्कुल भी कॉज का पता ही नहीं चलता है, जिसे कि हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, तो ऐसे में हम पेशेंट को IUI या IVF का ऑप्शन दे सकते हैं। ये उन लोगों को दिए जाते हैं जो पूरी तरह से मतलब माँ बाप बनने के काबिल जरूर हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, तो वो फिर IVF या IUI में जाएंगे? IUI में जाएंगे। अब ये दोनों प्रक्रिया क्या है, इसको भी थोड़ा सा। IUI यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, और IVF जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। IUI में हम क्या करते हैं, जब कभी मेल जो दंपतियों में, पुरुषों में अगर कोई प्रॉब्लम है, स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है या फिर स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉपर है पर उसकी मॉर्फोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे कपल्स को हम IUI की सलाह दे सकते हैं। इसमें हम स्पर्म सीमेन लेके, पुरुष में से सीमेन निकाल के उसे वॉश करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं और फिर महिलाओं के अंदर उसे डाला जाता है, तो इसे हम IUI करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम पुरुषों में से स्पर्म लेते हैं और महिलाओं में से ओवम लेके उसे बाहर फर्टिलाइज किया जाता है, और फिर उसे जब एक बार एम्ब्रियो बन जाता है, फॉर्म हो जाता है, तब हम उसे यूट्रस में डालते हैं। तो ये बेसिक फर्क है। यस। बहुत सारे आंकड़े जब आते हैं, अभी मैं पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि IVF में भी बहुत सफलता दिलाने वाले आंकड़े सामने नहीं आ पाते हैं। कई बार IVF केसेस जो हैं वो खराब हो जाते हैं। इसका सही आंकड़े इसके क्या हैं? 70% चांसेस हैं कि आप बिल्कुल IVF में सक्सेसफुल हो जाएंगे, पर बहुत बार कुछ अननोइंगली कॉज रहते हैं जो IVF पे भी अफेक्ट करते हैं। IVF के पेशेंट भी अबॉर्ट कर जाते हैं अगर आपने प्रॉपर केयर नहीं लिया तो। कभी कभी महिलाओं में कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसे कि टॉर्च इन्फेक्शन कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें निगेटिव इफेक्ट डालती हैं और IVF में भी निगेटिव रिजल्ट आता है। पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब आंकड़े काफ़ी ख़राब हैं। 70% चांसेस है कि IVF सक्सेसफुल होगा। एक और बहुत बारीक सवाल है, कई दर्शकों को अभी समझ नहीं आया होगा या बहुत सारे लोगों की उसकी जानकारी बढ़ाना आवश्यक है। प्रजनन क्षमता का कमज़ोर होना या फिर प्रजनन क्षमता के अलावा मर्दानगी का कमज़ोर होना, क्या ये एक ही विषय है? प्रजनन क्षमता फीमेल से रिलेटेड है, यानी कि महिलाओं से रिलेटेड है, और मर्दानगी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब रिलेशनशिप में दोनों लोग होते हैं तब उस समय जो प्लेजर की बात होती है, क्या उसका प्रजनन क्षमता से कोई असर पड़ता है उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका कोई उससे लेना देना नहीं है जी। और अगर आप रिलेशन में एंजॉय भी कर रहे हैं तब भी जरूरी नहीं है कि आप पिता बन ही जाए या माँ बन ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी। इसको कैसे पहचानते हैं? महिलाओं में एग प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको रिलेशन के वक्त प्लेजर मिल रहा है या नहीं, उससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। साथ ही पुरुषों में सेम किया और उनका स्पर्म काउंट ठीक नहीं है, हाँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। IVF को लेकर या IUI को लेकर हमारे स्मॉल टाउन में अभी क्या स्थितियां देखती हैं आप? क्या छोटे शहरों में ये सुविधाएं, ये संभावनाएं बन पाई हैं? जैसे हम छतरपुर की बात करें, यहाँ अगर आसपास कोई इस तरह के निसंतान दंपति हों तो क्या उनके लिए सुविधाएं हैं कि वो जुड़ सकें इस तकनीक से और लाभ ले सकें? ज़्यादातर लोगों को तो IUI और IVF के बारे में पता ही नहीं है। जी। और छतरपुर में अब तक मेरे आने तक तो IUI के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, पर हाँ काफ़ी कोशिशों के बाद अब फैसिलिटी हो गई है, तो छतरपुर में IUI पॉसिबल हो गया है। जी। पर IVF के लिए हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं और आशा करते हैं कि फ्यूचर में IVF की भी यहाँ पे सुविधा हो जाएगी। IUI के लिए जो लोग संपर्क करना चाहते हैं या जो इस तकनीक का लाभ लेना चाहते हैं, उनको किस तरह से आप थोड़ा समझाइए कि कैसे वो प्रोसेस में आएँ, जुड़ें और इसका लाभ लें? सबसे पहले तो जो दंपति इस इनफर्टिलिटी से परेशान हो रखे हैं तो वो आके
सबसे पहले तो एक्सपर्ट से ओपिनियन लें और फिर उसके बाद डॉक्टर उन्हें एडवाइस करेगा कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके और फिर आगे कुछ मतलब ट्रीटमेंट के बाद फिर हम IUI के लिए पेशेंट को बता सकते हैं। हम उस जगह पे रहते हैं बुंदेलखंड के उस इलाके में जहाँ पर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं या पुरानी मान्यताएं हैं। कई दफ़ा महिलाओं को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि अगर वो माँ नहीं बन पा रही हैं तो पूरा बांझपन का जो ठीकरा है वो उनके सिर फोड़ दिया जाता है और हम पुरानी मान्यताओं की तरफ लौटते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे आप? ये काफ़ी साइंस में निगेटिव इम्पैक्ट रखता है। झाड़ फूक और मंदिर जाना, बाबा जाना, मनौती मानना, ये सब चीज़ों की वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट ही लेट होता है, जहाँ तक मेरा देखना है। कभी कभी वो 1-2 साल उसी में समय बर्बाद कर देते हैं और जब तक वो हमारे पास आते हैं तब तक उनकी एज निकल जाती है या फिर जो पहले प्रॉब्लम थी वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो मैं नहीं मानती कि ये सब चीज़ों के पीछे पड़ना चाहिए। साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए और उसका आपको ट्रीटमेंट ढूंढना चाहिए, ना कि ये सब चीज़ों में पड़ना चाहिए। एक ज़रूरी सवाल और मेरा कि ये जो तकनीकें आई हैं ये अभी 2-4-5 साल के आसपास आई हैं और स्मॉल टाउन में तो अभी भी बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं है। ऐसे दंपति जिनकी आयु लगभग 50 के करीब हो गई है, क्या वो इन तकनीकों के जरिए माँ बाप बन सकते हैं? बिल्कुल। जेंट्स में जहाँ तक मैंने बताया स्पर्म प्रोडक्शन पे एज का ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है इन कंपेयर टू महिलाओं में। महिलाओं में एग प्रोडक्शन एक प्रॉपर एज के बाद बंद ही हो जाता है क्योंकि 45 के आसपास। हाँ, वो मेनोपॉज ये कर लेती हूँ। मेनोपॉज 45 to 50 के बीच में हो ही जाता है, तो फिर उनका एग प्रोडक्शन और जो ओवेरियन रिजर्व है वो निल हो जाता है। ऐसे में डोनर एग लेके दंपत्ति बिल्कुल माँ बाप बन सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें फिर उस महिला का एग नहीं रहेगा? हाँ, उस महिला का एग नहीं रहेगा। उसमें कोई डोनर एग लेके उसे फर्टिलाइज करके, अगर इस पेशेंट का जो महिला है 50 साल की, अगर उनका यूट्रस उसके लिए एडेप्टेबल है तो उसमें कर सकते हैं। अदरवाइज फिर सरोगेसी के थ्रू वो माँ बाप बन सकते हैं। सरोगेसी को भी एक समझा दीजिए कि वो किस तरह से उपयोगी है। सरोगेसी में ऐसा होता है कि अगर जो हस्बैंड वाइफ हैं, वाइफ का प्रॉपर एग प्रोडक्शन है तो उनका एग लेके और उनके हस्बैंड का स्पर्म लेके बाहर फर्टिलाइज करते हैं। और यदि जो वाइफ हैं उनका यूट्रस प्रॉपर एडेप्टेबल नहीं है एम्ब्रियो के लिए, तो ऐसे में हम सरोगेट्स का यूज करते हैं। यानी कि ये दूसरी महिला होती है जिनके यूट्रस में हम ये एम्ब्रियो डालेंगे, फिर वो 9 मंथ तक उसे कैरी करेंगे और जब बेबी होगा तो वो इस दंपत्ति को दे देंगे। इसे सरोगेसी कहते हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आप इस इंटरव्यू के माध्यम से हमारे दर्शकों को दे रही थी और इस इंटरव्यू का मकसद था ऐसे लोग जो कि निराश हैं, शादियां हो चुकी हैं लेकिन घर में बच्चे नहीं हैं, ऐसे लोग निराश ना हों और अंधविश्वास में ना पढ़ें। मेडिकल साइंस में कई ऐसे रास्ते हैं जो आपके घर तक खुशियां ला सकते हैं। आपको थोड़ा सा जागरूक और सचेत होने की ज़रूरत है और एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। इस खास मुलाकात में इतना ही। हमारे साथ डॉक्टर पूनम सिंह थी जो छतरपुर की एक जानी मानी गायनकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ हैं। तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और इस विषय में अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। इस इंटरव्यू के लिए हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया मैडम आपका भी और सभी दर्शकों का भी। नमस्कार।